अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदालती शख्सियात से जुड़ी मुबैना ऑडियोज़ पर आज अहम समाअत की है। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दरख्वास्तें दायर की थी और हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ किया था कि मुबैना ऑडियोज़ इन जजेस से मुताल्लिक हैं, इसलिए वो इस केस की समाअत ना करें। और आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज सवाल उठाया है कि ऑडियोज़ की तहकीकात किए बगैर क्या मीडिया पर उनकी तशहीर की जा सकती है? ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए पूछा कि आप किस नुक्ते पर दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी केस में जजेस के जाती मफाद के टकराव से मुताल्लिक बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त में एक कमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी ऑफिस है जिसके अपने इख्तियारात हैं। अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस काम करता है। अटॉर्नी जनरल साहिब, चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ गैर मौजूदगी में अपना कायम मकाम मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जजेस के जाती मफाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देने लगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले अपनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। इंक्वायरी कमीशन के TORs के बारे में पहले बताएं। क्या हुकूमत का ये केस है कि ऑडियोज़ ओरिजिनल हैं? क्या हुकूमत ऑडियोज़ की तस्दीक होने और दुरुस्त होने का मौक़िफ़ अपना रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने ऑडियोज़ को मुबैना कहा है और तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज़ लीक की और वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक कर दिया? वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऑडियोज़ लीक से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या यह उनसे मुताल्लिका मामला था? ऑडियोज़ की तहकीकात किए बगैर क्या मीडिया पर उनकी तशहीर की जा सकती है? ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को आकर कहना चाहिए था कि वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कानून के मुताबिक क्या हकीकत जाने बगैर हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्जाम लगा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना का फैसला या बयान नहीं कह सकते। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वजीर अगर अपनी मर्जी से बात करे तो यह काबीना का बयान तसव्वुर होगा। वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कह चुके तो दरख्वास्त की क्या हैसियत रह जाती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह देखना होगा कि वुज़रा के बयानात 19 मई से पहले के हैं या बाद के हैं। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन 19 मई के बाद कायम किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कहां और कैसे हो रही हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने ऑडियोज़ की तहकीकात और इसीलिए कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत चाहती थी कि इंक्वायरी कमीशन ऑडियोज़ की तमाम तर तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं काबीना के मौक़िफ़ का दिफा करूंगा, किसी इनफरादी वजीर का दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई। कुरान पाक भी किसी पर इल्ज़ाम तराशी से मना करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए सवाल किया कि इंडीबेल का पता चला? इंडीबेल ट्विटर हैंडल का पता करें कि वो मुल्क से ऑपरेट करता है या बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी इंडीबेल हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। ऐसे नहीं होता कि कोई एतराज उठाए और जज बेंच से अलग हो जाए। सोशल मीडिया के मनफी पहलू भी हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि लीक्ड ऑडियोज में से एक चीफ जस्टिस की साथ से मुताल्लिक है। जैसे मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपका इस वक्त केस यह है कि ऑडियोज बादियों नज़र में दुरुस्त हैं
अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर अभी सिर्फ कमीशन बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने, बगैर तहकीक बयान देने पर तो उस वजीर को हटा दिया जाता या वो खुद मुस्ताफी हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का मौजूदा केस तासुब का नहीं है बल्कि मफादात के टकराव का है। बेनजीर भुट्टो केस में सदर के इख्तियारात का सवाल था। वफाकी हुकूमत का यह केस बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। कॉल्स कैसे रिकॉर्ड की गई, कमीशन के जरिए तमाम अवामिल का जायजा लिया जाएगा। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुताल्लिक निकल आए फिर नजरिया जरूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आपने मेरे अलावा 2 और जजेस पर भी एतराज किया है। क्या आप चाहते हैं कि बारी बारी सब पर एतराज किया जाए? क्या यह एतराज सिर्फ जुडिशल कार्रवाई पर बनता है या इंतजामी उमूर की अंजामदही पर भी बनता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त है कि बेंच पर एतराज से मुताल्लिक दलाइल पर गौर किया जाए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल हो गए और दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी दलाइल दिए और फिर इस्तदा की कि हुक्म इम्तना में तौसी कर दें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तना तो बरकरार है। इसके बाद अदालत ने बेंच पर एतराज से मुतालिक समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की जानिब से ऑडियोज़ के मुसद्दिका होने पर सवालात उठाए गए, मगर अहम बात यह है कि जब ये सवालात उठाए जा रहे थे तो उस वक्त कमरा अदालत में ऑडियो के 2 अहम किरदार मौजूद थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी, इन दोनों की ऑडियोज़ लीक हुई हैं और कमीशन के TORs में उनकी तहकीकात का कहा गया है। वो आज अदालत में मौजूद थे और उनसे इसकी सदाकत का पूछा जा सकता था, क्योंकि अहम बात यह है कि ऑडियो में मौजूद अक्सर किरदारों ने ऑडियो के मुसद्दिका होने पर सवालात भी नहीं उठाए हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से बातचीत की ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो इमरान खान के केस के हवाले से बात कर रहे थे और फिर उसी दिन हमारे प्रोग्राम में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ऑडियो में होने वाली बातचीत की तस्दीक की। एक जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से बात करता है, मालूमात लेता है। आपने आज ट्वीट भी कर दिया था तकरीबन 4:14 पर कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को 1 दिन की ज़मानत दे देगी, फिर वो और कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप अप्रोच करें और कोई मॉब लेके नहीं जाएंगे, यानी कि लोग लेके नहीं जाएंगे, और पटिशन सुनेगा चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज, ये आपके ज़राए दावा कर रहे हैं। ये ज़ाहिर है कि सोर्सेज का मामला होता है। अब तो कॉल लीक हो चुकी हुई है, तो अब इसको डिनाई करने की कोई बात नहीं है और एथिक्स भी यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई मेरी उनके साथ, और ज़ाहिर है मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी उनके साथ हुई। ख्वाजा तारिक रहीम ने भी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तस्दीक की तरदीद नहीं की। इसी तरह ऑडियो लीक्स में एक और अहम किरदार ख्वाजा तारिक रहीम का है, जो दूसरी ऑडियो में सामने आता है, जिनकी अपनी भी ऑडियो लीक हुई और एक ऑडियो ख्वाजा तारिक रहीम ही की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की भी है। खुद ख्वाजा तारिक रहीम ने क़य्यूम सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अपनी अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो की तस्दीक की थी। 1-2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो चला दी मेरी बेगम साहबा की, और के वो बात कर रही हैं माज बिन नून के साथ, जिनकी रिश्तेदारी है उमर बंदयाल के साथ। यही माज बिन नून बंदयाल साहब की सास हैं वो। अगर वो कह रही है कि मैं दुआ करती हूँ उमर बंदयाल के लिए, तो उसमें क्या कोई उन्होंने किसी केस में उनको असरअंदाज हो गया? मैं तो वकील नहीं। आपकी अहलिया जो हैं वो कहती हैं कि ये ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं। किसके मतलब? आई डोंट नो किसके मतलब कह रही हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रही है कि अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, अगर कोई पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, तो फिर वो उसको मैं क्या कहूँ? इसी तरह 29 अप्रैल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तस्दीक की कि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आवाज़ उनके बेटे की ही है, मगर इल्ज़ाम लगाया कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके अलावा 16 फरवरी को साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इन तीनों किरदारों ने ऑडियो में अपनी आवाज़ की तरदीद नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं तारर साहब, हमने खुसूसी वज़ीर आज़म। तारर साहब बहुत शुक्रिया। तारर साहब, आप भी उन काबीना के अरकान में शामिल हैं जिन्होंने ऑडियोज़ पर मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप गए हैं 3 जजेस को अलग कराने के लिए बेंच से, मगर जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जजेस के रिमार्क सामने आए कि आप लोगों ने तो पहले ही फैसला सुना दिया और इसकी कि आप समझते कि मुसद्दिका हैं और बगैर तहकीक बयान देने पर तो वजीर को हटा दिया जाता या वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाता। मतलब आप लोग जजेस के हटाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों के इस्तीफे की बात हो रही। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि ये ढिठाई की कोई आखिरी इंतहा है
कि पूरी दुनिया जानती है, यानी आपकी या मेरी आंटी की आवाज़ हो तो हमें तो पता लग जाएगा कि कौन बात कर रहा है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी सास की या मदर इन लॉ की आवाज़ को नहीं पहचानते और वो इस चीज़ के पीछे छुपना चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, या ख्वाजा तारिक रहीम साहब अपनी अहलिया की आवाज़ को नहीं पहचानते या उनका ख्याल है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं इजहार अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और देखिए, इंडिबल नामी अकाउंट से जो चीज़ें लीक होती हैं, ना सरकार के पास ये कैपेसिटी है कि वो व्हाट्सएप की या जिस भी फोरम की इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई चीज़ रिकॉर्ड करे, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अब किसी हैकर पे, किसी वेबसाइट पे, किसी ट्विटर अकाउंट पे हमारा तो कंट्रोल नहीं है। हम तो कंटेम्प्ट्स भुगतते रहे हैं कि जब किसी अकाउंट को ब्लॉक करने का कहा जाता है तो हमें इन फोरम से बात करने में कितनी दुश्वारी पेश आती है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और अक्सर जब नेट का लिंक डाउन होता है तो हम क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स को ब्लॉक करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि बजाय रिक्यूज़ करने के, और चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ ने नाम लिया कि मेरा मुनीब से भी राब्ता है, मैंने मुनीब को भी कहा है, ऑफिशियल जजमेंट्स के हवाले से, केसेस के हवाले से वो अपने दामाद को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पीटीआई के जलसों से फ़ोन कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं जलसे में मौजूद हूँ, उमर लाखों लोग हैं, और फिर मुनीब साहब को जो एक और ऑनरेबल जज हैं बेंच पे मौजूद हैं उनसे अलग गुफ्तगू हो रही है। तो देखें, बजाय इसके कि वो मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपते, कॉल्स की ऑथेंटिसिटी के पीछे छुपते, शफाफियत का सबूत देते, बेंच से अलहदा हो जाते और एक और बेंच बना देते, बनाते अपनी मर्जी से, मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होते हुए, यानी जो मफादात का टकराव है उसके होते हुए, अपनी ज़ात की इन्वॉल्वमेंट होते हुए, खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी, खुद ही एग्जीक्यूशनर, तो बंदा इस पे क्या बात करे। बने हैं अहले वज़ मुद्दई भी, मुनसिफ भी, किसे वकील करे, किससे मुनसिफी चाहें। मगर बड़ा हुकूमत पर भी अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हुकूमत ही फैसला दे चुकी, कमीशन बनाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमती वुज़रा कह चुके कि जैसे उन्हें तो यकीन है कि ये ऑडियोज़ हैं। अभी भी आपकी ज़ाहिर जो आप नुक्ता पेश कर रहे हैं उसमें भी आप ये वाज़े कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि ये ऑडियो सारी की सारी जेन्युइन है और ये क्या क्या इस्टेब्लिश करती हैं जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पर। तो फिर वो तो ये वहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो हुकूमत पर उठता है कि पहले आपने जजमेंट दे दी, उसके बाद हुकूमत ने कमीशन बना दिया। जब जस्टिस काजी फायजीसा की इसदात थी कोर्ट के सामने, उनकी अपनी प्रिवेसी के हवाले से और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, तब एक फ़ैसला मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने भी सादर फरमाया था। तो तब उन्होंने तो मुबैना नहीं कहा, तब तो उन्होंने कहा ये होता है, ये तो चलता है, ये तो कोई बात नहीं, इसको चलने देना चाहिए। अब अपने पे बात आई है तो मेंटेनेबिलिटी के पीछे और ऑथेंटिसिटी के पीछे देखें, ये तो मतलब अगर लीगली कोई दरख्वास्त आए और इनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाए, और कमीशन बनाया था कि चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ हैं या बाकी लोग हैं वो आए, उनका साउंड टेस्ट हो, ये पता लग जाएगा कि ये कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं है। विदाउट गेटिंग इनटू दैट, इंसाफ के तकाजे तो तब पूरे होते थे कि ये मेंटेनेबिलिटी वाली बात भी, ऑथेंटिसिटी वाली बात भी कोई और करता, वो इनके मुंह से ये अल्फाज अदा ना होते, जिससे बायस होने का तासर मिलता है, जिससे वन साइडेड होने का तासर मिलता है। और देखिए, हमारा काम है बतौर हुकूमत के तर्जुमानों के कि हम अपनी राय का इजहार करें, हम इन खदशात का इजहार करें कि जो इंसाफ के निज़ाम पे और निज़ाम अदल पे सवालिया निशान लगे हुए हैं उनको हाईलाइट करें, अवाम के सामने रखें। अब अगर ज़बान बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि इन ऑडियोज़ के हवाले से हम कोई बात ना करें और इनके फैमिली मेम्बर दुनिया भर में राब्ते करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे भी अटेंड करें, उसकी तरफदारी भी करें और पूरी दुनिया के सामने वो मामला भी आए तो उसको कवर अप कर दिया जाए, तो मैं याद करवाना चाहता हूं कि जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था तो वो भी ऑडियो टेप्स थी, उसको कवर अप करने के इल्ज़ाम में रिचर्ड निक्सन घर चले गए थे। तो ये आला मिसालें कायम है दुनिया के अंदर, जजेस भी रिजाइन कर जाते होते जब उनके फैमिली मेंबर्स किसी जलसे में जाएं। मिसाल मौजूद है कि ऑडियो टेप करने के इल्ज़ाम पर हुकूमतों के घर जाने की भी मौजूद है ना, और जजेस के रिमार्क्स से और बातों से ये वाज़े तौर पर लग रहा था कि ज़ाहिर फैसला जज साहिबान ने करना है कि जो आपकी इस्तदा है कि वो अपने आप को अलग कर लें, वो तो नहीं होगा। जो कमीशन है उसकी कार्रवाई पर पहले ही स्टे हुआ है, तो ये आपके लिए ना भारी पड़ जाए उल्टा। नहीं देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि आप खुद बेंच से अलहदा नहीं होना चाहते, कोई नया बेंच बनाना नहीं चाहते। इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत आपके ही ब्रदर जजेस
आपके ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, आपके अपने इनकमिंग चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज पे इंक्वायरी कमीशन बनाया, उस पर किस बात का नो कॉन्फिडेंस है, किस बात के खदशात हैं, किस बात की एप्रीहेंशन है कि आप इसकी इंक्वायरी चाहते ही नहीं हैं? तो ये तो देखें ना, अगर आप रिक्यूजल भी नहीं कर रहे, इंक्वायरी कमीशन को भी रद्द कर रहे हैं और जिद सिर्फ इतनी है कि हमारे से पूछ के बनाते, तो ये मामला कवर अप का है और आपके फैमिली मेंबर्स के जहन सामने आ चुके हैं। उनका क्या ताल्लुक है कि वो दूसरे मेंबर्स जो हैं बेंच के, उनसे रब्ता करें, अपनी राय का इजहार करें, ऑफिशियल मैटर्स पे कमेंट करें? तो ये सीधी सादी एक कोशिश है कि इस मामले को कवर अप किया जाए, मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपा जाए, ऑथेंटिसिटी को इशू बना के तो इस मामले में से रिगल आउट किया जाए। मगर ये इतनी आसानी से होगा नहीं। अदालत में 2 लोग मौजूद थे, कयूम सिद्दीकी भी मौजूद थे, आबिद जुबैरी भी मौजूद थे। उस हवाले से पूछ लिया जाता उनको बुला के कि कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। और चलें अगर फर्ज कर लें कि सियाको सबाक से हट के गुफ्तगू है, गुफ्तगू तो है ना, और गुफ्तगू है किसकी, वो सारे जहान के सामने क्लियर है। आवाज़ों को ये जज साहिबान भी पहचानते होंगे। अब यू नो, इफ यू बरी योर हेड इन द सैंड, अब रेत के नीचे सर छुपाने से क्या फायदा और मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपने से क्या फायदा? कानूनी तौर पे ये इंक्वायरी चलने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्लियर हो जाते इसमें। या इसमें अदालत का सख्त मौक़िफ़ सामने आया, हुकूमत का जवाबन सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और आम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सास और दीगर की ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो कमीशन बना है, उसके खिलाफ कल दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्मनामे को इजाफी दस्तावेज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जमा करा दिया है, जिसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को उसकी सोर्स और ओनरशिप के बगैर मुल्जिम के खिलाफ नाकाबिल कबूल सबूत करार दिया गया है। मगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे का एक दिलचस्प पस मंजर भी है। यह हुक्मनामा 4 दिन पहले जस्टिस शाहिद जमील ने जारी किया है और जस्टिस शाहिद जमील ने जिस केस से मुतालिक 2 जून को यह हुक्मनामा जारी किया है, वो केस जनवरी 2023 के एक वाक़े से मुतालिक है। 16 जनवरी को लाहौर के एक स्कूल में 8वीं जमात की तालिबात की एक वीडियो वायरल की गई, जिसमें 8वीं जमात की एक तालिबा पर उसी स्कूल की 4 दीगर तालिबात बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बना रही थी और इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो भी बनाई गई। बाद में ये वीडियो वायरल हो गई, जो सोशल मीडिया पर भी चली और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चली। बाद में मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने तशद्दुद करने वाली तालिबात के खिलाफ FIR दर्ज की और उनके खिलाफ केस भी चला। मगर बाद में तशद्दुद करने वाली तालिबात में से एक तालिबा ने न्यूज़ चैनल्स में उस वीडियो को नशर करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, क्योंकि इन तालिबात की उम्र 18 साल से कम थी और उनके चेहरों को बगैर ब्लर किए कुछ मीडिया चैनल्स ने चला दिया था। अब इस दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद जमील ने इब्तिदाई समाअत के दौरान ही मीडिया चैनल्स को ये वीडियो नशर करने से रोक दिया और सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत चलती रही। फिर 2 जून को जस्टिस शाहिद जमील ने केस की समाअत करते हुए इस केस से मुताल्लिक अहम हुक्मनामा जारी किया और करार दिया कि ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर और बाहर से कहीं से भी अपलोड ना की जाए और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारे इस चीज़ को यकीनी बनाएं। साथ ही जस्टिस शाहिद जमील ने मुतल्लिका और जिम्मेदार हुक्काम को इस केस में फौरी एक्शन ना लेने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया। अब यहाँ तक इस हुक्मनामे में कोई गैर मामूली चीज़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि इसमें बेशतर ऑब्जर्वेशंस एक मखसूस केस से मुताल्लिक थे और हर शख्स के पास प्राइवेसी का हक मौजूद है। मगर इसी हुक्मनामे में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन भी दी गई, जिस पर कई सवालात भी उठ रहे हैं और जिसे सियासी केसेस में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जैसे शाहिद जमील ने 2 जून के हुक्मनामे में ऑडियो और वीडियो से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन देते हुए लिखा कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को उसकी सोर्स और ओनरशिप की गैर मौजूदगी में मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई में सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता और जिस शख्स के खिलाफ ऑडियो या वीडियो लीक की गई वो शख्स मुल्जिम नहीं है, बल्कि वो विक्टिम है। साथ ही अदालत ने यह राय भी दी कि कोई भी शख्स किसी शहरी की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करता है और एजेंसी का अफसर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो ये समझा जाएगा कि उस अफसर ने प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करने वाले के साथ मिली भगत की है और उस अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए और बाद में अगर कानून इजाज़त देता हो तो उस अफसर के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का भी आगाज़ होना चाहिए। अब जैसे शाहिद जमील की इस ऑब्जर्वेशन पर सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कि जिस शख्स के खिलाफ कोई ऑडियो और वीडियो लीक की गई हो वो मुल्जिम नहीं बल्कि विक्टिम है, ये एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर कुछ केसेस में जिसके खिलाफ ऑडियो या वीडियो लीक की गई हो वो विक्टिम हो सकता है, तो बहुत सारे केसेस में वो मुल्जिम भी हो सकता है, बहुत बड़े जुर्म का मुल्जिम हो सकता है। इसकी हालिया वक्तों में कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ वीडियो और ऑडियो के ज़रिए मुख्तलिफ जराइम की निशानदही की गई। अमरीकी सियाफ़ाम जॉर्ज फ्लॉयड का केस इस हवाले से एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मई 2020 को अमरीकी सियाफ़ाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और जॉर्ज फ्लॉयड की तरफ से मज़ाहिमत किए बगैर ही एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर ने 8 मिनट से भी तवील वक्त तक अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रखा और इस तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हो गई।
क्योंकि इस वाक़े की वीडियो मौजूद थी। मुख्तलिफ गवाहान और CCTV फुटेज की वजह से वाक़या अमेरिका में कई अरसे तक बहस का मरकज़ बना रहा। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक भी चली और पुलिस अफसरान के खिलाफ वीडियोस मौजूद होने की वजह से उन्हें डिपार्टमेंट ने मुअत्तल कर दिया। और जिस पुलिस अफसर की जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 8 मिनट से ज़ायद घुटना रखने की वीडियो वायरल हुई थी, उसे कत्ल के मुकदमे में 21 साल से ज़ायद की सज़ा दी गई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो वीडियो और ऑडियो लीक से मुताल्लिक ये राय दी है कि जिस शख्स के खिलाफ ऑडियो और वीडियो लीक हुई है वो विक्टिम है, मुल्जिम नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या इस हिसाब से अमरीकी सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर जिसे अमरीकी अदालत ने 21 साल के कैद की सज़ा दी है वो विक्टिम बन जाता है, और जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर उसे लीक करके पुलिस अफसर के जराइम दुनिया के सामने रखे वो मुल्जिम बन जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बाज़ ऐसे समाजी और सियासी मामलात हैं जिसमें वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ही जराइम की निशानदेही हुई है। जून 2021 में ही जामे मंजूरुल इस्लामिया से मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो अपने एक तालिब इल्म के साथ जिनसी ज़्यादती करते हुए नजर आया। इस वीडियो के बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में तालिब इल्म ने एतराफ़ किया कि उसने वीडियो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को बेनकाब करने के लिए खुद रिकॉर्ड की थी। अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद सवाल ये उठता है कि मुतासरा तालिब इल्म जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई क्या वो मुल्जिम बन जाता है, और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जिसने ज़्यादती की थी क्या वो विक्टिम बन जाता है। इसी तरह नवंबर 2021 में कराची के इलाके मलीर जामगोट से एक वीडियो सामने आई जिसमें नाजिम जोखियो इलाकाई MPA के गैर मुल्की मेहमान की गाड़ी को रोक कर उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। बाद में नाजिम जोखियो के खानदान के लोगों ने दावा किया था कि मकामी MPA गैर मुल्की मेहमानों को लेकर नायाब परिंदे तिलोर का शिकार करवा रहे हैं। बाद में नाजिम जोखियो ने अपनी वीडियो बनाई कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और फिर उनका कत्ल कर दिया गया। कत्ल का इल्ज़ाम मकामी MPA जाम उवैस पर लगा। अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद ये सवाल उठता है कि क्या नाजिम जोखियो जिन्होंने अशराफिया की वीडियो बनाकर सवाल जवाब किए और उसे लीक किया वो मुल्जिम है, और नाजिम जोखियो को कत्ल करने का जिन पर इल्ज़ाम लगा क्या वो मुबैना तौर पर विक्टिम है। इसी तरह 2021 के सेनेट इंतखाबात से पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर सेनेट में अपना वोट मनसूख कराने के तरीके बता रहे थे। बाद में पता चला कि ये वीडियो तहरीक इंसाफ के ही अरकान असम्बली ने बनाई और फैलाई थी। इस पूरे मामले को लेकर इमरान खान ने बयानिया बनाया और यूसुफ गिलानी की सेनेट में कामयाबी को इस वीडियो की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया, और ये केस अब तक चल रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या यूसुफ गिलानी और उनके बेटे विक्टिम बन जाते हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने वीडियो बनाई वो क्या मुल्जिम बन जाते हैं। क्या कल कोई डकैती हो और कोई शहरी डकैती की वीडियो बनाकर वायरल कर दे तो क्या डकैत विक्टिम बन जाएगा और वीडियो बनाने वाला शहरी मुल्जिम बन जाएगा। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत में चेयरमैन नैब की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो तैयबा गुल नामी खातून को जिनसी ताल्लुकात कायम रखने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो क्या इस मामले में तैयबा गुल मुल्जिम बन जाती हैं और चेयरमैन नैब विक्टिम बन जाते हैं, जो मुल्क में एहतसाब के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज होकर खातून पर दबाव डालकर उसे जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर कर रहे थे। ये वो सवालात हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के एक हिस्से के बाद पैदा हो रहे हैं। उस हुक्मनामे के जिसे अब जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में बनने वाले कमीशन के खिलाफ एक हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब अहम बात यह है कि रियासती इदारों की तरफ से किसी के खिलाफ ऑडियो और वीडियो को गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड करना, उसकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है, और अदालतें हमेशा से ये ऑब्जर्वेशन देती रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए सबूत अदालत में काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने हुक्मनामे में करार दिया कि किसी भी ऑडियो या वीडियो को उसकी सोर्स और ओनरशिप की गैर मौजूदगी में मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई में सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। मगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे में किसी शख्स के खिलाफ ऑडियो और वीडियो लीक करने की बुनियाद पर उसे विक्टिम करार देने पर सवालात उठ रहे हैं। क्राइम में बड़ी शामिल करते हैं। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार हुई। उनमें से ज़्यादातर ने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करके रिहाई हासिल कर ली। कुछ ने तो सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ तो ऐसे थे जो गिरफ्तार भी नहीं हुए मगर फिर भी पार्टी या सियासत छोड़ दी। लेकिन PTI के कुछ अहम रहनुमा ऐसे भी हैं जो गिरफ्तार या रूपोश हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकारी हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का है, जो 11 मई से गिरफ्तार थे और आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया है। अहम बात यह है कि दौरान हिरासत फवाद चौधरी ग्रुप शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गया था और उन्हें माइनस इमरान खान तजावीज़ पर राजी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया था। और आज रिहाई के बाद भी शाह महमूद कुरैशी ने वाजे किया कि PTI के कारकुनों से कहता हूँ कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है, कल इमरान खान से मुलाकात करूँगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा।
शाह कुरैशी तो अब तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के बहुत से अहम रहनुमा इमरान खान से अलग हो चुके हैं, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और आइंदा सियासत करने के लिए नई सियासी पनागाहें तलाश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान के इस वक्त 4 ग्रुप मुतहरिक हैं। जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप है, फवाद चौधरी का अलग ग्रुप है, हाशिम डोगर का अलग ग्रुप है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने वालों का अलग ग्रुप मौजूद है। कहाँ ये सारा का सारा मामला जा रहा है, हमारे साथ सीनियर साफी तज़क्कार सलीम साफी साहब, साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, जहांगीर तरीन साहब अब तक अपनी पार्टी नहीं अनाउंस कर पाए हैं, फवाद चौधरी साहब अपने ग्रुप के साथ मिलकर शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं कन्विंस कर पाए, आज शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो गए, कल खान साहब से मुलाकात का कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ इस सारे के सारे मामले में सर्वाइव करती नजर आ रही है? जो रहनुमा 2-2 दिन, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते की गिरफ्तारियों के बाद छोड़ गए, वो शायद पछताएं आगे जाके। नहीं, मुझे नहीं लगता। असल में शाहजेब, एक तो ये है कि जो हम माजी के तनाजुर में देखते हैं, तो जिस तरह उस वक़्त तो ये था कि पीटीआई बनाया गया था और पीटीआई में लोगों को शामिल करवाया जा रहा था और पीटीआई को इक़्तिदार में लाना मकसूद था। अब के बार मामला ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट शवाहिद भी रखती है और इस बात पे यकीन भी रखती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उसके असल मास्टरमाइंड पीटीआई की क़यादत थी और वो एक बैरूनी प्लानिंग थी और जिसका असल मकसद मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना और फ़ौज के अंदर म्यूटिनी की साजिश करना था। अब उनकी रेड लाइन जो है वो असल में पीटीआई की वो क़यादत है और इन सब लोगों पे एक पैगाम दिया जाता है सबको कि भाई वो उसके मास्टरमाइंड और उनके साथ रहने वाले लोग, अगर आप ISPR के प्रेस रिलीज़ को देखें कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद, तो उसके में ये अल्फाज थे कि जो अज़ली दुश्मन जो काम 75 साल में नहीं कर सका वो सियासत के नाम पे एक साजिशी टोले ने कर दिया। तो उनके सामने लाइन यही है कि उन लोगों के करीब जाना किसी सूरत गवारा नहीं किया जाएगा और इसके अलावा बाकी उनको आज़ाद छोड़ा गया है कि भाई कोई जहांगीर तरीन के साथ जाता है, कोई अपना अलग ग्रुप बनाता है, कोई पीपल्स पार्टी में जाता है, कोई नून लीग में जाता है, कोई किसी भी पार्टी में जाता है, तो उनके साथ कोई उन पे जबर नहीं किया जाएगा। माजी में तो इसके लिए जबर किया जा रहा था ना कि आपने पीटीआई में आना है। अब के बार ये है कि जो 9 मई से मुताल्लिक़ा लोग हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त थे और उनका साथ नाकाबिल बर्दाश्त है। इसके अलावा आप जो भी अपने लिए रास्ता मुंतखब करें तो इसमें इनको आज़ाद छोड़ा गया है। मगर साफी साहब, अब ये नज़र नहीं आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो अभी तक, वो खबरें आती रहती है, वो पार्टी अनाउंस करेंगे मगर नहीं कर पाए हैं, कि वहाँ पर भी इस वक्त ये खदशा है कि जहांगीर तरीन साहब के नाम पर तो हमें वोट मिलेगा नहीं और जो PTI का वोट होगा वो उल्टा मुखालिफ होगा, नून लीग का वोट भी नहीं पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से ग्रुप की सूरत में या तो नून लीग मान जाए, नून लीग भी नहीं मानने को तैयार, वो कहने कि जी हमारा पिछले जुलाई में तजर्बा अच्छा नहीं था, इक्का दुक्का लोग तो ले ले, एक ग्रुप के तौर पर हम किसी को नहीं ले सकते हैं। तो इस वक्त रास्ता उन्हें भी नहीं मिल रहा है कि जाना कहाँ है मुख्तलिफ ग्रुप्स को। देखिए, इस वक्त वो लोग भी इसलिए ज़्यादातर, एक तो ये अजीब बात है कि वो जो असल लोग थे और जो MNAs थे, जो MPAs थे, जो बाकी लोग थे, वो सारे छुपे हुए हैं और गिरफ़्तारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि कानून का तकाजा तो ये है कि वो आके गिरफ़्तारी दे लें, जिस तरह के माजी में शायद खाकान अब्बासी ने किस तरह रजामंदी से दे दिया था, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ वहाँ से गिरफ़्तारी के लिए आ गए थे। अब उसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ मुतासर हो रही है। मसलन बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा ये भी मुतालबा है कि उन लोगों के ख़ानदानों की या उनके चादर और चारदीवारी की बेहरमती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को भी तो एक तो कानून का तकाजा भी है कि आपका अगर वारंट है तो आप आके गिरफ़्तारी दे दें, और दूसरा गैरत का भी तकाजा है कि भाई आप लोग तो बहुत बड़ी कुर्बानियों की बात करते थे, तो आप जेलों से आप क्यों डरते हैं या गिरफ़्तारी से क्यों डरते हैं? हालांकि दूसरे तीसरे दिन आपको अदालत से रिहाई भी मिल सकती है और ज़मानत भी मिल सकता है। अब जो ये वाला मामला है कि
कि किसके नाम पे वोट मिलेगा और किसके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये बात बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है कि इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे और किसी न किसी केस में, यानी इतने केसेस है, आखिर किस किस केस में वो बचेंगे। फिर बाज़ केसेस बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस है, जिस तरह ये वाला है और जिस तरह पार्टी फंडिंग केस है या बाकी केसेस है। अब उनको तो अदलिया के अंदर कुछ सहूलतकारों की वजह से बचाया जा रहा है और आम वर्कर का उस तरह पूछने वाला नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के वक्त ये पोजीशन होगी कि जब वो ख़ुद मैदान में नहीं होंगे, रेस में नहीं होंगे, तो फिर उनके नाम पे वोट लेने और न लेने का सवाल ही कैंडिडेट को या वोटर को दरपेश नहीं होगा। वैसा मगर अगर उनको फिर छोड़ने वाले भी फिर तितर बितर ही होंगे, वो किसके नाम पर वोट ले पाएंगे अगर उन्हें नून लीग नहीं अकोमोडेट करती है पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर? देखिए, नून लीग में पंजाब के अंदर तो बहुत कम लोग कैंडिडेट हो सकते हैं। यही अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के मेजॉरिटी पीटीआई के जो लीडरशिप है वो यही चाहते हैं कि हमें अपना ग्रुप बनाने दिया जाए, और जो उसमें ताख़ीर हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है कि वो चाहते हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करने दिया जाए। तो लेकिन उस जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि उधर बिल्कुल ओपन लाइन ये रखी गई है कि भाई जो करना है करें, लेकिन 9 मई के ज़िम्मेदार और उनके साथ और उनकी क़ुर्बत या उनका साथ किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है। तो कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। मेजर चंक मेरा आज भी इरादा है कि जहांगीर तरीन के पास चला जाएगा, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जिस पार्टी के सरबराह रह जाते हैं, जिनको इमरान खान साहब ने भी अपना जाननशीन डिक्लेयर किया है, तो उसका नाम तहरीक इंसाफ ही होगा बेशक, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत मुहतात आदमी है और वो फिर इमरान खान की लाइन पे नहीं चलेंगे, बल्कि वो कौम के वसीतर मफाद में अपने रास्ते पे चलेंगे, और उनके साथ जो लोग जुड़े होंगे उनका भी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वही सोच नहीं होगी, बल्कि उनकी सोच भी वही होगी जो जहांगीर तरीन की है, लेकिन उनका चूँकि एक ज़ाती टसल है इसलिए एक साथ नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मईशत के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त तमाम उम्मीदें IMF के नए रिव्यू और उसके फौरी बाद नए IMF प्रोग्राम से हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्हें वजारत ख़जाना ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि पाकिस्तान ने 6 में से 4 अरब डॉलर्स का इंतजाम कर लिया है और मजीद 2 अरब डॉलर्स के इंतजाम की कोशिश कर रहा है, और IMF के साथ जुम्मे को बजट से पहले पाकिस्तान डील चाहता है। अहम बात यह है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया है, और इस शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला अभी फ़िलहाल शामिल नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब क्या, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इसमें हो जाएगा, ब्लूमबर्ग को वजारत ख़जाना बता रही है कि बजट से पहले चाहते हैं, 4 अरब डॉलर तक का बता दिया है। क्या कोई वाकई उम्मीद पैदा हो रही है या पहले जैसे दावे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे एक चीज़ पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एक तो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो इंश्योरेंसेज हैं, और दूसरा इस टाइम जो बजट है उस पर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट चाहिए। अगर हुकूमत डोल आउट करने के मूड के अंदर है और वो एक्सपेंशनरी बजट पेश करना चाहती है तो फिर ये IMF का प्रोग्राम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये एश्योरेंस दें और अपने बजट को अलाइन करें IMF के साथ कि जिसके अंदर कोई मेजर डेविएशन ना हो, मसलन हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज करने की कोशिश करें, एक्सपेंडिचर साइड पे सीरियस किस्म की रिफॉर्म्स करें, तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ये कहे कि उसने जिस तरह से डेवलपमेंट बजट जो है वो 1.15 ट्रिलियन का कर दिया, PSDP 950 अरब रुपए और 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई 90 अरब रुपया जो पिछले साल 111 था, बुनियादी तौर पे जो इस तरह के सिग्नल्स हैं उनसे अवॉइड करने की जरूरत है। अभी कहा जा सकता है कि बजट पर अभी तक इत्तफाक हुआ नहीं है, हालांकि हुकूमत कह रही है IMF के मुताबिक देंगे, नंबर्स भी शेयर किए, बट अभी इत्तफाक हुआ नहीं है। कुछ नहीं पता हुकूमत किस तरफ जाने का इरादा रखती है।
जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी कल रात को भी एक मीटिंग हुई थी IMF की और पाकिस्तानी साइड की, जो ऑपरेशनल लेवल की मीटिंग थी, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो तो मौजूद नहीं थे उसके अंदर, लेकिन नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, क्लैरिफिकेशंस उन्होंने मांगी हैं। वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का जो है वो ज़्यादा पिच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपको 1% ऑफ GDP के लगभग जो है वो कम से कम एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स देने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 1 ट्रिलियन के लगभग बनते हैं। आज अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो FBR के लोग और IMF के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है। बड़ा डिपेंड करता है कि हम किस अंदाज में एक बैलेंस बजट पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुसलसल ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिनमें सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को उठा लिया जाता है और पुलिस पर इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले गए हैं या पुलिस एहलकार अगवाकारों के साथ थे, लेकिन पुलिस कह रही होती है कि ना वो इन वाक़यात में मुलविस है और ना ही उन्हें कुछ पता है। कल रात को जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार और कुछ दीगर अफराद कराची में उनके घर से उठाकर ले गए और अब 24 घंटे होने वाले हैं लेकिन वो वापस नहीं पहुंचे हैं, जबकि मॉडल कॉलोनी थाने में ज़ुबैर अंजुम की गुमशुदगी के मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। ज़ुबैर अंजुम के भाई वजाहत अंजुम ने बताया है कि 2 पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ियों में पुलिस वाले और सादा लिबास में एहलकार असले के जोर पर घर में दाखिल हुए, घर वालों को सदुकोब किया, ज़ुबैर अंजुम का मालूम किया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। कोई वजह नहीं बताई। कुछ अफराद हमारे घर पर आए और असले के जोर पे जो है वो हमारे घर में दाखिल हुए। उनको ये भी नहीं पहचान नहीं थी उनको ज़ुबैर अंजुम की। तो फिर ज़ुबैर ने मेरे भाई ने बताया कि हाँ मैं ज़ुबैर अंजुम हूँ। तो उन्होंने भाई को जो है ना चप्पल पहनने का ही मौका नहीं दिया। भाई उनसे कहते रहे और हम उनसे बार बार एडजस्ट करते रहे तरीके के साथ, काइंडली सर आप बताएं तो आप मामला क्या है, लेकिन वो कुछ ही बताने को तैयार नहीं। तो एक आदमी का मुंह खुला हुआ था, बाकी सबके चेहरे पर नकाब था। तकरीबन सबके हाथ में चिट्ठियां थी। ताहम SSP कोरंगी ने जियो न्यूज़ को मौक़िफ़ दिया है कि पुलिस को ज़ुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इत्तला ही नहीं है। जिला कोरंगी के किसी थाने की पुलिस ने ज़ुबैर अंजुम को गिरफ्तार नहीं किया है। वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। सियासतदान, सहाफ़ती तंजीमें और सिविल सोसाइटी के अफराद ज़ुबैर अंजुम के मुबैयन अगवा की मज़म्मत कर रहे हैं और उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अब ऐसी गिरफ्तारियाँ बंद होनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़ुबैर अंजुम का केस देखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी ज़ुबैर अंजुम की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, जबकि सिंध जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स प्रोटेक्शन कमीशन ने अपने हंगामी इजलास में कहा है कि वाक़े की रिपोर्ट 36 घंटों में कमीशन को दी जाए। ज़ुबैर अंजुम का अगवा आइन के आर्टिकल 9 और 10 की संगीन खिलाफ वर्जी है, उन्हें फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची प्रेस क्लब, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एमेंड यानी एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने भी ज़ुबैर अंजुम की गुमशुदगी की मजम्मत की है और उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है जो मुसलसल सामने आ रही है। पुलिस पर ऐसी गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम लग रहा होता है जिनमें सहाफ़ी और समाजी कारकुन गायब कर दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही होती है कि ना तो हम मुलविस हैं और ना ही हमें कुछ पता है, मगर जो बंदा गायब कर दिया जाता है वो कई दिनों या फिर हफ्तों तक गायब ही रहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।